नमस्कार। आज हम लोग वर्ग 8 से पाठ 9 अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी जो है उसको उसके प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले ये लिखा हुआ है वंशीधर श्रीवास्तव जी द्वारा, और इसके शब्दार्थ को सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। शस्त्र मतलब हाथ से पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार, जैसे तलवार। त्याग मतलब छोड़ना। संवाददाता मतलब संदेश पहुंचाने वाला। गुप्तचर मतलब जासूस। संचालन मतलब नेतृत्व। आत्मसमर्पण मतलब अपने आप को उपस्थित करना। पराधीन मतलब दूसरों के अधीन। वीरांगना मतलब वीर स्त्री। साक्षात मतलब सामने। प्रतिज्ञा मतलब निश्चय। अब है पाठ से। पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार क्यों नहीं किया? उत्तर है, पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार नहीं किया क्योंकि वे स्त्रियों से युद्ध नहीं करना चाहते थे। शास्त्रों के अनुसार स्त्रियों के साथ पुरुषों का युद्ध करना अनुचित माना गया है। दूसरा प्रश्न है, पद्मा को अशोक से बदला लेने का अच्छा अवसर था, तब भी उसने अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया? पद्मा के सामने अशोक ने अपनी हार स्वीकार कर लिया था। वे नतमस्तक हो गए थे एवं शस्त्र त्याग कर चुके थे। वे प्रतिज्ञा कर चुके थे कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। पद्मा को अशोक से बदला लेने का अच्छा अवसर था, तभी उसने अशोक को उनकी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए छोड़ दिया। तीसरा है, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मः शरणं गच्छामि, संघः शरणं गच्छामि। वाक्य में दिए गए उपयुक्त वाक्य संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, इन्हें हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसका हिंदी हो गया, बुद्ध के शरण में जाता हूँ, बौद्ध मतलब धर्म शरणं गच्छामि, बौद्ध धर्म की शरण में जाता हूँ, संघ की शरण में जाता हूँ। उसके बाद है पाठ से आगे। सैनिकों को उत्साहित करने के लिए राजकुमारी पद्मा और सम्राट अशोक द्वारा कही गई बातों की तुलना कीजिए और बताइए कि अधिक प्रभावशाली कौन है। पद्मा और अशोक सम्राट द्वारा कही गई बातों की तुलना की जाए तो पद्मा के द्वारा कही गई बातें सैनिकों को अधिक उत्साहित करती है, क्योंकि सम्राट अशोक कलिंग को जीतने के लिए सैनिकों से कहते हैं कि या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। लेकिन पद्मा अपनी सेना से कहती है, बहनों, तुम वीर कन्या, वीर भगनी और वीर पत्नी हो। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है वह तुम्हारे सामने खड़ी है। वह तुम्हारे सामने खड़ी है। आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है, जो अधिक प्रभावशाली एवं उत्साह बढ़ाने वाली है। इसके बाद है, इसके एकांकी को कहानी के रूप में लिखिए। इसके कहानी के रूप में लिखा जाएगा तो एक बड़ा मैदान जिसमें मगध सैनिक का शिविर है, बीच में पताखा है, वहीं सम्राट अशोक का शिविर है। शाम हो चुकी है, तारे चमकने लगे हैं। अशोक टहलते हुए चिंतित होकर आसन पर बैठ जाते हैं। वे स्वयं सोचते हैं, 4 सालों से युद्ध हो रहा है लेकिन कलिंग पर विजय प्राप्त नहीं हो पाई। उसी समय गुप्तचर आकर संदेश देता है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए, लेकिन कलिंग का दरवाजा आज भी बंद है। अशोक उत्तेजित होकर स्वयं सेना का संचालन करते हैं। मगध सेना कलिंग द्वार पर खड़ी होकर फाटक खोलकर युद्ध के लिए पुकारते हैं। उसी समय फाटक खुलता है। हजारों स्त्रियां वीरों के वेश में मगध सेना से लड़ने की चुनौती देती हैं, लेकिन सम्राट अशोक स्त्रियों पर हाथ उठाना, उनसे युद्ध करना तथा शास्त्र के नियम के विरुद्ध उनसे युद्ध को उचित नहीं मानकर शस्त्र त्याग कर जीवन में युद्ध नहीं करने की प्रतिज्ञा लेकर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेते हैं। पद्मा उन्हें क्षमा कर अपने प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए कहती है। ये कहानी के रूप में हो गया है, एकांकी जो है वो कहानी के रूप में हो गया है। तीसरा है, अगर आप पद्मा की जगह होते तो क्या करते? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। अगर हम पद्मा की जगह पर होते
तो जिस प्रकार पद्मा ने एक वीरांगना की तरह अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए युद्ध भूमि में उतर आई थी एवं सम्राट अशोक को युद्ध से होने वाले विनाश से अवगत करा के उन्हें शस्त्र त्याग करने पर मजबूर कर दिया था, उसी प्रकार हम भी अपनी मातृभूमि के लिए सर्वस्व समर्पण कर अपने प्राणों को दांव पर लगा देते। उसके बाद है, कल्पना कर बताइए कि यदि अशोक और पद्मा का युद्ध हो गया होता तो क्या होता। यदि अशोक और पद्मा का युद्ध हो गया होता तो दोनों सेनाओं से लाखों लोग मारे जाते, निरपराध लोग भी मारे जाते, भीषण रक्तपात होता एवं अशोक कभी भी बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं करते। उसके बाद है, अस्त्र और शस्त्र के अंतर को लिखिए। अस्त्र, जब किसी हथियार को किसी मंत्र तंत्र या यंत्र का जाप करते हुए दूर से फेंक कर युद्ध किया जाए तो उसे अस्त्र कहा जाता है। शस्त्र हो गया जो हथियार हाथ में पकड़कर सीधा प्रहार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे शस्त्र कहते हैं। उसके बाद है, युद्ध से हानि विषय पर अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। तो यहाँ पे है, प्रिय मित्र, जो नाम होगा यहाँ लिख दीजिएगा। यहाँ मैं गोपालगंज लिखी हूँ, दिनांक डाल दीजिएगा यहाँ पे। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, आशा करता हूँ या करती हूँ कि तुम भी सब परिवार कुशल होगे एवं शांति से होगे। मैं आज युद्ध से होने वाली हानियों पर चर्चा करूँगा या करूँगी। युद्ध किसी भी देश राज्य के लिए हितकर नहीं होता। युद्ध हमें विनाश की ओर ले जाता है। युद्ध में लाखों निरपराधों की मौत होती है, धन समय जन की अपूरणीय क्षति होती है। आज परमाणु युग में युद्ध की स्थिति और भी डरावनी एवं हानिकारक साबित होगी। इसलिए हमारे विचार से युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है या समाधान नहीं है। तुम्हारा मित्र, जो भी नाम होगा यहाँ आप लिख सकते हैं। उसके बाद है व्याकरण। नीचे 3 वाक्य दिए गए हैं जो प्रश्नवाचक, पूर्ण विराम और विस्मयाद स्थितियों को प्रकट करते हैं। पढ़िए और समझिए। मगध की विजय हुई है। मगध की विजय हुई है, यहाँ पे है प्रश्नवाचक। मगध की विजय हुई है, यहाँ पे है पूर्ण विराम। मगध की विजय हुई है, इसमें क्या है? खुशी है, आश्चर्य है। उक्त उदाहरण के आधार पर ऐसे ही 3 वाक्यों को लिखिए। कलिंग की हार हुई है, कलिंग की हार हुई है, कलिंग की हार हुई है। देखिए, ये और ये एक जैसा ही होता है, पर इसमें आश्चर्य होता है, विस्मय होता है और ये प्रश्नवाचक होता है। उसके बाद है, वाक्य में प्रयोग करके शस्त्र और शास्त्र में अंतर स्थापित कीजिए। शस्त्र, मैं शस्त्रों से युद्ध करने आई हूँ। शास्त्र, मैं तुमसे शास्त्र सीखने नहीं आई हूँ। यहाँ पे शस्त्र जो है वो उससे युद्ध होता है और शास्त्र जो होता है वो हम लोग को ज्ञान देता है। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। उसके बाद है गतिविधि। गतिविधि मैं हमेशा आप लोग से कहती हूँ कि आप लोग बनाएंगे, इसको आप लोग बनाइएगा, खुद से कीजिएगा। धन्यवाद।